गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेनेसिस। लाइक आई प्रॉमिस्ड, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 11 का सिलेबस। सो द फर्स्ट चैप्टर इन दिस सिलेबस इज द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर है बहुत आसान, यू डोंट हैव टू वरी मच, यू डोंट फाइंड मच क्वेश्चंस आल्सो बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम दिस, बट कभी कभार एक दो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। द लिविंग वर्ल्ड, दिस चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट हमें कैसे पता चलेगा वेदर वन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग। जैसे आई कैन कॉल माई सेल्फ लिविंग, लेकिन एक चेयर नॉन लिविंग है, लेकिन ये कौन से बेसिस पे? व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट बेसिकली विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट अ लिविंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग। सो सबसे पहला पॉइंट जिसे हम कंसिडर करते हैं टू कॉल समथिंग लिविंग इज ग्रोथ। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि ग्रोथ क्या एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ जब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ कैन हैपन व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ मास और देयर इज ग्रोथ ऑफ नंबर। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? सोचो एक सेल से दो सेल बने, सो दिस इज ग्रोथ, बट ग्रोथ इन द नंबर। सिमिलरली एक ही सेल जो छोटा था साइज में वो बड़ा हो गया साइज में, सो दिस इज ग्रोथ इन द मास बिकॉज उस सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया, दैट इज व्हाई देयर इज अ ग्रोथ इन मास। सो ग्रोथ दो तरह के होते हैं, देयर कैन बी ग्रोथ इन मास एंड देयर कैन बी ग्रोथ इन नंबर। Now, unicellular organisms like paramecium हो जाए या amoeba हो जाए, इन सब में when they want to increase in number, they do what? They reproduce. So होता क्या है वहाँ? growth और reproduction ये दोनों terms same है for a unicellular organism. So when they reproduce, they grow in number, and when they want to grow in number, they reproduce. So दोनों का मतलब एक है, but the same concept is not applicable in our case or in any other multicellular organism. क्योंकि जब multicellular organism होता है वहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ग्रोथ है जहां हम ग्रो करते हैं इन हाइट और इन मास। सो अगर जब हम हाइट में ग्रो करते हैं तो हमारे स्केलेटन बोन्स जो हैं वो दे इलोंगेट। सिमिलरली जब हम मास में ग्रो करते हैं, व्हेन वी पुट ऑन वेट, तो क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज ग्रोथ। सो ग्रोथ कैन बी बाय इंक्रीज इन मास इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बाय इंक्रीज इन द नंबर। दोनों होता है एक साथ, तभी जाके ग्रोथ होता है। Whereas what is reproduction? Reproduction has nothing to do with growth. Reproduction is a process where we try to keep a copy of ourselves. So यहाँ दो एकदम अलग terms है। Unlike in case of unicellular organism जहाँ हमने पढ़ा था कि इनके लिए growth का मतलब reproduction, reproduction का मतलब है growth. So now let us understand कि प्लांट के ग्रोथ और एनिमल के ग्रोथ में कोई डिफरेंस है या नहीं। See, in case of plant हम जानते हैं कि they never stop growing. Such kind of growth is known as indeterminate growth. बंद नहीं होता कभी। Whereas in case of animals ये ग्रोथ एक particular period of time तक चलता है and then it stops. So हमारे इस ग्रोथ को कहा जाता है determinate growth. एंड लास्ट, ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। नाउ दिस इज अ ट्रिक। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स, हमें पता है कि माउंटेन्स की हाइट बढ़ती है, जैसे सैंड मोल्स, उनका भी हाइट बढ़ता है। होता कैसे? बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, सो दे आर आल्सो ग्रोइंग। सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल। Whereas हमारा जो ग्रोथ है in case of human beings or in case of any other living organism, it is internal. So याद रखना, when we talk about internal growth, this is a characteristic feature of living organism. Whereas external growth, जिसे हम accretion के नाम से भी जानते हैं, is a characteristic of non-living organism. So now comes the punch. इसका मतलब growth हमें non-living as well as living दोनों में दिखता है. So I cannot consider growth as an ultimate characteristic for differentiating a living from a non-living. तो नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम देख सकते हैं? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। सो वी ऑलरेडी नो दैट रिप्रोडक्शन देयर ऑफ टू टाइप्स, देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स लगेंगे, टू डिफरेंट गेमेट्स होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, दैट विल रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स एंड कैट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे जूनियर ग्रेस में पढ़ा हुआ था। नंबर 1, स्पोर्स। क्या है ये? दीज आर डस्ट लाइक पार्टिकल्स, और ये कौन प्रोड्यूस करता है? फंगी प्रोड्यूस करता है। सो जब भी ये डस्ट लाइक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो जहां पे भी गिरते हो, व्हेन दे गेट द राइट एटमॉस्फेयर लाइक वार्मथ है, ह्यूमिडिटी है, दे विल ग्रो इनटू अ फंगी। सो ये एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अनदर फॉर्म वी नो बडिंग। बडिंग इज शोन बाय हाइड्रा, बडिंग इज शोन बाय ईस्ट। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यहाँ बॉडी फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है एंड हर एक स्प्लिट फ्रैगमेंट विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो कहाँ हमें ये दिखता है? सम फंगी दे शो एल्गे एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस।
ये क्या है, व्हाट इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉस? देखो मॉस वी ऑलरेडी नो दे बिलोंग टू द किंगडम ब्रायोफाइट्स, इनके लाइफ साइकिल को हम लोग अभी पढ़ने भी वाले हैं ना 11th स्टैंडर्ड, बट लेट अस अंडरस्टैंड ये प्रोटोनीमा है कैसा। सोचो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट डू वी से, पहले बेबी है, देन बेबी से इट विल grow into adolescent, adolescent से adult, and adult से old. So what are these? These are different stages of the growth. Similarly, moss के life cycle में भी various stages हैं। जैसे पहले स्पोर्स होता है, फिर प्रोटोनीमा होता है, फिर कुछ और स्टेजेस होते हैं विच आई विल नॉट मेंशन नाउ, जब हम पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। सो एज ऑफ नाउ बस इतना समझो कि प्रोटोनीमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, और ये स्टेज जब डिवाइड करता है तो इट डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन विच इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट वी नो बाय द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन देयर इज एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस विच इज प्लेनेरिया। रीजेनरेशन क्या है, यहां अगर प्लेनेरिया के बॉडी को 20 पार्ट्स में भी काट दिया जाए, then every single part of the planaria is going to grow into a new organism that is called regeneration. इससे मेरा एक क्वेश्चन है, if you know the answer you will write down it in the comment box. There is one organ in your body that has the capability of regeneration. If you know that organ, write down there in the comment box and I'm going to call out your name in my next video. लेकिन इन सारे चीजों को जब हमने समझा about reproduction, एक पार्ट confusion के साथ आ गया। There are certain organisms which are sterile, that means they do not reproduce. One of which is mule, second is हमें पता है worker bees and of course sterile couple. तो अगर ऐसे हैं organisms who are living, then how can you call reproduction as an essential characteristic of living organism? That means ये भी doubtful हो गया. Like growth was doubtful because it is shown by living as well as non-living organisms. Similarly, reproduction is not a characteristic feature because there are living organisms who do not reproduce. So now this is also a questionable characteristic. Discuss two more characteristic features और देखते हैं कि ये वो ultimate characteristic features हैं या नहीं. Number one, metabolism. To understand metabolism, हमें ये समझना होगा कि that our body or body of any living organism, it is basically made up of atoms and molecules, and these atoms and molecules they constantly react with each other and result into formation of various type of chemical reactions. Now sum total of all the chemical reactions that are happening inside a living cell would be known as metabolism. So it is sum total of all the chemical reactions which are occurring in our body. हमारे में body, in case of amoeba it is just a cell, तो आप cell भी बोल सकते हैं। Now बात है कि ये chemical reactions, can we see these even in non-living organisms? No, we do not find these reactions happening in non-living organisms. इसका मतलब I can now say that the cellular organization मतलब cells किन चीजों से बना है, like the atoms and molecules जो एक living cell बनाता है, the cellular organization is a defining characteristic of a living organism. क्योंकि यहाँ हम 100% sure है we do not find such reactions happening inside non-living organisms. ये सिर्फ हमारा characteristic feature है. That is why our cellular organization is a defining characteristic. Next important characteristic है consciousness. Consciousness का मतलब क्या है? To be aware of inside as well as what is happening outside. ये हम में है. हम नहीं देखा किसी भी non-living thing को to be conscious. Now इसे मैं कैसे समझाऊं? Like when you feel a stomach ache, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है या तुम्हें खांसी आ रही है, you can feel that. So that you can feel that there is something which is happening inside your body. Similarly, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और maybe it is extremely cold outside, you start to shiver because of cold, or you start to sweat when it is extremely hot. So again, you are showing consciousness towards the external environment. So ये जो आप अपने body के अंदरूनी stimuli as well as external stimuli के प्रति respond कर पाते हैं, this is consciousness. This is not at all seen in non-living things. So self-consciousness is a defining characteristic. तो अभी तक we discussed 4 characteristics. Number 1 was growth, which is definitely not a defining characteristic. Reproduction, no, it is not a defining characteristic. But the other 2, which is metabolism or cellular organization, and second consciousness, ये दोनों हैं defining characteristic of a living organism. तो चलो अभी now we will be able to define living organism. The definition will be living organisms are number 1 self-replicating. Usually वो self-replicate कर पाते
पाते हैं, there are few examples who cannot, but otherwise they are evolving. That means they are constantly bringing change in themselves to adapt to the external environment. Then they are self-regulating interactive systems. इसे क्या कहते हैं? Self-regulating, मतलब हम खुद रेगुलेट कर सकते हैं. एंड इंटरएक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? सी, जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, then we know that tissues are formed by many cells. Interaction of many cells together will form a tissue. Similarly, जब हम molecules की बात करते हैं, हमारे बॉडी में जो molecules है, they are formed by interaction of many atoms together. तो हमारे जो cells हैं, they are basically self-regulating. That means they can control the regulation of various interactive systems which are happening in our body. Tissue is an interactive system, organs are interactive system, organ systems are also interactive system. अगर organ system की बात करें, जैसे digestive system किससे बना है? There will be stomach, there will be small intestine, large intestine. There has to be a coordination between all these organs for the organ system, which is the digestive system, to function properly. And इसीलिए we say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. ये है consciousness, where you are capable of responding to the external stimuli. Okay, now that we already know कि living organisms के distinctive characteristic features क्या हैं, let us understand another term जिसे कहा जाता है biodiversity. See, biodiversity basically refers to the number and the type of organisms present on earth. और जब हम organisms की बात करते हैं, I'm referring to plants, I'm referring to animals as well as microorganisms. अभी तक डिस्कवर्ड जो नंबर है, इट इज अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन. राइट नाउ जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्रोबेबली समवेयर समबडी इज डिस्कवरिंग अनदर न्यू ऑर्गेनिज्म. जितना हमने डिस्कवर किया, इससे कहीं ज़्यादा अभी भी डिस्कवर करना बाकी है. सो दिस नंबर विल कीप ऑन चेंजिंग. लेकिन जब भी नए नए ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर करते हैं, वी ट्राई टू कीप अ रिकॉर्ड. कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर रिसर्च पर्पस. नाउ द बिगेस्ट चैलेंज दैट कम्स हियर इज हाउ डू वी नेम द ऑर्गेनिज्म, बिकॉज हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. सो द फर्स्ट थिंग वी ट्राई टू डू इज वी आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द फीचर्स दैट वी हैव सीन इन दैट ऑर्गेनिज्म. क्या क्या है, फेदर्स हैं या नहीं, डू दे ले एग्स और नॉट, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, ऑल ऑफ दीज. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन कम्स इज दैट आई विल नेम, बिकॉज I am the one who first discovered it, so let me give a name to the organism. While you are giving a name to the organism, आप क्या करेंगे? You will have a tendency of giving any local name to the organism. But science में this can be a problem. Like for example, किसी ने अगर एक snake किसी particular area में देखा and उन्होंने उस snake का कोई भी नाम रखा, same snake हमने शायद किसी और area में भी देखा and we also gave another name to this snake. Finally, both the species are same, but we are giving two different names and this can create confusion. As a result of which, we have come up with the concept of giving scientific names to organisms. मतलब वो नाम जो all across the globe acceptable होगा. So, उसे हम कहते हैं binomial nomenclature. Now, why binomial? वो समझते हैं. See, nomenclature के दो organizations हैं. There are two organizations जो नाम देते हैं. Okay, where you have to go and tell and they will decide the name. One is ICBN, which is International Code of Botanical Nomenclature, plants के लिए. Another is ICZN, International Code of Zoological Nomenclature for animals. And ये दोनों decide किए हैं कि whenever we are giving a name to any organism, and I am talking about scientific name, it will have two parts. The first half of the name will talk about the genus, which is what हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं. But as of now, understand it is called a generic name. And the second part of the name उसे कहा जाता है specific name. So क्योंकि हमेशा when we are going to write scientific names, they will have two words. इसीलिए by means two, binomial nomenclature बोला जाता है. And who was the one who gave this idea? The idea was given by Carolus Linnaeus. According to binomial nomenclature, every scientist will have to follow the following rules, and everyone, even if it is a student who is writing a scientific name, will have to follow some of the rules. Now, क्या ये rules हैं? Let us find out. So the first rule is biological names are in Latin and will have to be written in italics.
Second, there will be two names. So the first word will represent the genus and the second one will represent specific epithet. Third, both the words if handwritten, जब आप handwritten कर रहे हैं, will be separately underlined or printed in italics. ये जरा समझो. That means if you are typing a scientific name तो उसे आपको italics font में टाइप करना है. But अगर आप एग्जाम में scientific name लिखते हैं, then the two words are separate and they have to be separately underlined. Next is the genus name starts with a capital letter and the specific epithet, that means the second word with a small letter. And last, the name of the author, मतलब जिन्होंने उसे डिस्कवर किया, appears after the specific epithet. अगर कोई चाहे कि किसी साइंटिफिक नेम में ऑथर का भी नाम मेंशन होना होगा, then it will first word generic name होगा, second specific and third word will be the name of the author. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो है मैग्निफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है. एंड इसके बाद जो हमने LINN लिखा है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर विच इज लीनियस. ऐसे ही देयर आर सम मोर साइंटिफिक नेम्स. जैसे ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस लिन. दैट मीन्स साइंटिफिक नेम में होमो represents the generic, sapiens represent the specific name and LINN represents the name of the author. और भी सारे एग्जाम्पल्स है साइंटिफिक नेम के, जैसे पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम, जैसे कि कैट फेलिस डोमेस्टिक, डॉग कैनिस फैमिलियरिस, कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. सो इन सारे वर्ड्स को जो मैंने कहा, यू वुड सी देयर आर टू नेम्स, द फर्स्ट वन इज द जेनेरिक एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक. और अभी मैंने जो बोला साइंटिफिक नेम, इसमें एक में भी मैंने ऑथर का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ऑथर का नाम मेंशन करना है, इट विल बी द थर्ड वर्ड. एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट जेनेरिक नेम विद अ कैपिटल लेटर, इसीलिए मैंने M को कैपिटल रखा है. But the specific name can start with a small letter, that is why I have written I. And third word is Linnaeus. Of course, it's a name, so we'll start with a capital letter. And सबसे important, when I'm underlining these words, I am underlining them separately. अगर आपने एक लाइन से इन्हें underline किया, then you are wrong. अच्छा, यू नो देयर आर सर्टेन साइंटिफिक नेम्स जहाँ जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है दोनों सेम है. जैसे कातला कातला, ये एक फिश का साइंटिफिक नेम है. नाजा नाजा, ये भी एक स्नेक का साइंटिफिक नेम है. ऐसे वर्ड्स या ऐसे नेम्स, इन्हें हम टोटोनिम्स कहते हैं. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स टेक अ डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड टैक्सोनॉमी किया कैसे जाता है. इमेजिन एक न्यू टीचर enters a class and on the first day of her class she will try to classify the class into few groups. जैसे कुछ बच्चे जो स्टूडियस होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड शी विल अंडरस्टैंड दैट यस प्रोबेबली दीज आर द वंस जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यू नो दे आर स्टूडियस, दे कीप क्वाइट, दे लिसन टू द क्लास. देयर विल बी अनदर क्लास ऑफ एंथुजियास्ट, आई मीन दे आर इक्वली एंथुजियास्टिक अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस टू द टीचर. देयर विल बी अ क्लास हु आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज अनदर ग्रुप जो एकदम अपना इंटरेस्ट खो बैठे हैं. सिमिलरली देयर विल बी अनदर ग्रुप प्रोबेबली हु आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन इन academics. So when you go to a class, what you try to do is the first thing the teacher will do is to write the characterization. हम लिखते नहीं हैं, but mind में we have some characters already preset. So we enter the class with those characters and we try to fit students as per those characters. Second, we try to identify कौन studious है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है. थर्ड, वी विल क्लासीफाई, विल क्लासीफाई देम इनटू अ ग्रुप कि हाँ ये दीज आर 4 स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली गुड इन स्पोर्ट्स, दीज आर द 4 स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन स्टडीज, सो यू नो आई हैव टू डू समथिंग टू ब्रिंग बैक देयर इंटरेस्ट. एंड देन दिस नोमेनक्लेचर पार्ट वी डोंट हैव टू डू बिकॉज दे ऑलरेडी हैव नेम्स. सेम हम जब किसी टैक्सोनॉमिस्ट का काम समझने की कोशिश करते हैं, when they go out and study biodiversity, they will also do this in the same way. So taxonomy is that science which basically involves several steps. सबसे पहले characterization, then identification, after that classification and last nomenclature. इसके बाद समझते हैं what is classification. See, classification is anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. जैसे अगर मुझे कोई पूछे क्या ये
एनिमल मैमल है या नहीं, जस्ट बाय लुकिंग एट द एनिमल कैन यू टेल? तो आई हैव सीन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? द बॉडी शुड बी कवर्ड विथ हेयर। उस एनिमल में हम देखेंगे कि प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द मैमल्स वी नो दे डू नॉट ले एग्स, वो बच्चे पैदा करते हैं, एग्स नहीं ले करते हैं। सो आई हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ, क्या ये एनिमल उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ फिट बैठता है? अगर फिट बैठता है देन आई विल क्लासिफाई दैट ऑर्गेनिज्म एज अ मैमल। व्हाट डिड आई डू? मैंने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म को मैंने एक कन्वीनियंट ग्रुप के अंदर डाला, एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर डाला, और उस कन्वीनियंट कैटेगरी को में डालने के प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। इसी के साथ देयर इज अनदर डेफिनेशन व्हिच इज टैक्सा। टैक्सा इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। जब आप कहते हैं कि आपने इसे मैमल की कैटेगरी में डाला है, देन व्हाट इज दिस कैटेगरी, यू हैव टू फाइंड आउट। सो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें हम एनिमल्स को डाल सकते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सारे टैक्सास हैं। व्हाट आर दे? दे आर बेसिकली साइंटिफिक कैटेगरीज, और जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए रहते हैं, एंड इफ द एनिमल मैचेस दोस देन यू पुट देम इनटू दोस कैटेगरीज। नेक्स्ट इज लास्ट डेफिनेशन, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। सी, अगर हम सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को देखें, दोनों में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो अ साइंस, राइट, वेयर यू आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग, यू आर देन क्लासिफाइंग एंड देन गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी वही हो रहा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप दैट इज देयर इन केस ऑफ सिस्टमैटिक्स। क्या? दैट यू ऑल्सो स्टडी द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग्स दीज ऑर्गेनिज्म। दोनों ऑर्गेनिज्म को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, या मोर देन टू, आप you try to find out if there is any ancestral relationship between them। क्या monkey and human being के कोई ancestral relationships थे? जब आप इस तरह से रिसर्च करते हैं, then we call that as systematics। Okay, with this we finish this class। I'm going to meet you again with my next class। Keep studying, do not forget to revise and post your doubt। Thank you।